चुनावी महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तोक़ीर। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी किरण शर्मा मौजूद हैं। किरण शर्मा एक दबंग नेत्री हैं और हमेशा लोगों के हुकूक की बात करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ती हैं। जी किरण जी, आपका द लाइव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक ख़ास कार्यक्रम चल रहा है चुनावी महाकुंभ। इस चुनावी महाकुंभ के तहत आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इस नगरपालिका के चुनाव में उतरी हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 14 से अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी मतदाताओं और जनता जनार्दन, चूँकि वार्ड में जितने भी काम हुए हैं या काम होने वाले बाकी जो रह गए थे, कहीं ना कहीं कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए 2 वर्ष कोई काम नहीं हो पाए थे, तो हम उन्हें पुनः उन वार्ड में जहां जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको हम पुनः करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। जीतने से ही सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा होगा वो ये होगा कि जीतने के बाद में जब परिषद बैठेगी तो परिषद में सबसे पहली मांग मेरी यही होगी कि जो बंगला बगीचा समस्या जो हमारे सामने एक बहुत ज्वलनशीलता आई है, लेकिन उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नगरीय प्रशासन मंत्री जी के द्वारा इसे हल करने का पूरा प्रयास किया गया है। और हमने देखा भी है कि जो 1000 स्क्वायर फीट के भूखंड हैं, जो 1500 स्क्वायर फीट के जो भूखंड है, उनका निदान बहुत कुछ हो चुका है। और रही बात जो बड़े भूखंड बचे हैं जिसमें 3000 स्क्वायर फीट और 5000 स्क्वायर फीट, 7000 स्क्वायर फीट, ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाए हैं, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत चर्चा की है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर भी हैं। और जब परिषद अपने आप में बैठ जाएगी उसके बाद इसका निदान भी पूर्णतः शासन द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। व्यवस्थापन बोर्ड की जटिल नियमों को लेकर काफ़ी आंदोलन भी चल रहा है। बंगला बगीचा संघर्ष समिति भी बनी है, उसके तहत उनका आंदोलन जारी है और वो निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से जीत का सेहरा बंधेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप के विकास के कार्यों को लेकर मैदान में उतरी है। हमने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों को गति दी है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं वो पूर्ण हुए हैं। हमने ये भी देखा है कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें किस प्रकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबल योजना थी उसे बंद कर दिया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना थी उसे बंद कर दिया गया था, उज्ज्वला योजना थी उसे बंद कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने मतदाताओं को गुमराह किया गया था कि 2 लाख रुपए जो बीमे के हैं वो हम उसे माफ़ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस ने शुरू से ही फूट डालकर राजनीति करने की जो नीति अपनाई है वो कहीं सक्सेस नहीं हुए। 15 महीने की सरकार किस तरह से गुम हो गई ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद जनता जनार्दन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास की जनता है, विकास की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः मतदाताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में आई है और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात यह कि जीत का सेहरा तो 100% 40 ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे। ये मैं खुद अपने आप से नहीं, पूरे नीमच के जो मतदाता हैं वो खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, यहाँ के पार्षद बने, ताकि फिर से जो निरंतर जो विकास के कार्य हो रहे थे वो निरंतर चलते रहे। रही बात कि संघर्ष समिति, ठीक है, वो अपना अपना काम करें, वो उनके विचार हैं, वो क्या सोचते हैं। रही बात जनता की है तो जनता किसे पसंद करती, ये भी हमारे बीच में, हमारे सम्मुख आ ही जाएगा बहुत जल्द। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से बंगला बगीचा की जो समस्या है वो एक जटिल समस्या है, जो पिछले 70 साल में क्या कांग्रेस कर पाई थी ये हम सबको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है और कहीं ना कहीं विस्थापन की जो बात है ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही इन बंगला बगीचा की समस्या का निदान धीरे धीरे शुरू हुआ है। जब शुरुआत हो गई है और जब 50% हम मानते भी हैं कि इस बंगला बगीचा समस्या का निदान हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये संघर्ष समिति अपने आप को बता रही है वो कुछ कर पाएगी। ये हम जानते हैं कि सत्ता में जो होता है वही उसे कर पाता है। तो सत्ता और सरकार दोनों समय
शासन और सत्ता दोनों समन्वय बना के इस काम को करती है, यह हम सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आई है तो जब 50% उन्होंने इस कार्य को किया है तो आगे भी निरंतर करेगी और उसका परिणाम हम प्रत्यक्ष रूप से नीमच नगर पालिका की सरकार बनते ही हम देखेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि आंदोलन से कुछ सत्ता में जो बैठी है सरकार उस पर दबाव बनेगा? बंगला बगीचा समिति जो संघर्ष कर रही है, क्या कुछ उसका भी असर देखने को मिलेगा? देखिए, जनता है, जनता सब समझदार है, जनता जानती है कि अब हमारे सामने कौन है, किसने सहयोग किया है, किसने नहीं किया है। ठीक है, वो अपनी एक संघर्ष समिति है जो अपना कार्य कर रही है, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और यदि वो इस मुद्दे को उठाएंगे भी सही तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो वो हमेशा से काम करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद बनाएगी तो स्वतः ही इसके ऊपर ध्यान देकर और इन कामों को किया जाएगा। एक नगर पालिका के भ्रष्टाचार का मामला बार बार प्रकाश में आता है, आप लोग उस पर किस तरीके से, यदि आपकी परिषद बनती है, आपके अध्यक्ष बैठते हैं, किस तरीके से आप उस पर नकेल कसेंगे, लगाम लगाएंगे? देखिए, नगर पालिका में भ्रष्टाचार का तो वैसे हम खुद जानते हैं कि देश के अंदर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भ्रष्टाचार तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार के ऊपर कसावट हुई है और उस कसावट का हमने प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश के अंदर देखा है। और रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, और यदि कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार है भी सही तो हमने पिछली परिषद में भी देखा था कि आदरणीय पप्पू राकेश जी जैन यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे। मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई भ्रष्टाचार हुआ था, और यदि कहीं छोटा मोटा हो भी रहा है तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान देकर उस पर कसावट आ जाएगी। एक जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, सीवरेज लाइन जो फेलियर हो गया है, और एक जो नल पाइपलाइन जो नई पेयजल योजना लागू की गई है उसमें भी काफ़ी समस्याएं लोगों को आ रही है, प्रेशर नहीं आ रहा। आपकी परिषद बनेगी तो किस तरीके से आप उसका निदान कराएंगे? देखिए, अमृत योजना के तहत जो नीमच शहर का जो विकास होना था वो हम देख चुके हैं कि 80% विकास हो चुका है। कहीं ना कहीं 20% कोरोना काल की, मैंने पहले भी बताया कि कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं छूट गया है। तो परिषद बैठते ही सबसे पहले यदि नल के अंदर पानी नहीं आ रहा है, सीवरेज लाइन में कहीं ना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन डली है पूरे शहर का, तो उसके अंदर मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से वो मेंटेनेंस नहीं हो पाया था। तो जैसे ही परिषद भारतीय जनता पार्टी की बैठती है, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो सबसे पहले इस कार्य को देखेगा। आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले 5 साल के लिए, और किस तरीके से आप अपने वार्ड को विकास की दिशा में ले जाएंगे? किस तरीके से यहाँ पर विकास की गंगा को आप बहाएंगे? सबसे पहले मेरा जो रोड में हम जो बनाएंगे प्रत्याशी बनने के बाद में, जब वो जीत के बाद, तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का रखा है जिसमें हर गरीब अपना इलाज करवा पाए, तो हम सबसे पहले फ्री ऑफ कैंप लगाएंगे नगर पालिका के द्वारा, ताकि सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय लोग इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, तो हम सबसे पहले यही योजना जनता तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में हम जिस प्रकार से आपने बताया था कि किस प्रकार से सीसी रोड का निर्माण होगा, किस प्रकार से नालियाँ, जैसे मैं 13 नंबर में आई हूँ, और 13 नंबर में सबसे जटिल समस्या यही है कि नालियाँ बहुत पैक हो रही है, नालियों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो नाली, नल की और इनकी जो सुविधाएं नहीं हो पा रही, उसको हम सबसे पहले वो सुविधा हम जनता को देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो बगीचे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 14 बहुत बड़ा एरिया माना जाता है और वो एरिया के अंदर बगीचे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, हम सबसे पहले उन बगीचों का डेवलपमेंट करवाएंगे। क्योंकि पूर्व में पार्षद ने किए थे, लेकिन जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं जो नगर पालिका के अधीन नहीं हुई थी, अब वो नगर पालिका के अधीन हो चुकी होगी और नहीं हुई होगी, तो हम उन कॉलोनियों को अधीन करवाने का प्रयास पूरा करेंगे। उसके बाद हम उसका किस प्रकार से विकास करवाएं, तो जिस प्रकार से बच्चों के लिए झूले, वहाँ पर फिसल पट्टियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर एक फाउंटेन लगना चाहिए, फव्वारे लगने चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पर आए, और एक्यूप्रेशर की हम पेवर ब्लॉक लगाएंगे जिससे महिलाएं वहाँ घूमकर और अपने पूरे बच्चों को लेकर और घूमने का एक आनंद उठा सके। और कहीं ना कहीं फिर से यदि बात करते हैं हम, तो उज्ज्वला गैस योजना, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार है यहाँ पर इस वार्ड के अंदर जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन गरीब वार्डों के अंदर सबसे पहले हम जनता को उज्ज्वला गैस योजना का, यदि किसी के पास नहीं बनी है तो हम उसका लाभ दिलवाएंगे। यदि जिन बहनों की पेंशन, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, यदि वो पेंशनें कहीं ना कहीं बंद हुई है,
वैसे सबको लगभग मिल रही है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें सामने उठकर आई है कि हमारी पेंशन बंद हो गई, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया होगा, या जो हितग्राही है वो भी वहाँ तक बैंक तक नहीं पहुँच पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनको उस पेंशन का लाभ देने का सतत प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना जब 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने ये योजना बंद कर दी थी, और ये एक अफवाह फैलाई थी कि हम 51,000 रुपये उन कन्यादान में उन बेटियों को हम देंगे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये योजना भी वापस से हम दिलवाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो मैं खुद, मेरे घोषणा पत्र में मैंने ये चीज़ लिखी है कि मैं खुद उन बच्चों की शिक्षा का पूरा भार उठाऊंगी, उन्हें शिक्षित करूंगी जब तक वो अपनी पढ़ाई करेंगे। ये बहुत अच्छी बात किरण शर्मा ने कही है कि वे अनाथ बच्चों की शिक्षा का भार उठाएंगी। शिक्षित नीमच, विकसित नीमच। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी शादाब हुसैन के साथ मैं आलम तौकीर।